हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं सोशल साइंस का ऐसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हे दोस्तों, अब चाहती कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। उस वेबसाइट पे जाके कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज की मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। काफ़ी सिंपल सवाल है, राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आज सभी बता दें कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। आज सभी को मालूम होगा कि लोकतंत्र में जनता अपने मनचाही प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मान्यता दी जाती है। जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना बनाई जाती है, अर्थात जनता के लिए तरह तरह के नए नए योजनाएं बनाई जाती है और नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन सभी के लिए एक संगठन का निर्माण भी किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि जिला परिषद के 3 कार्य लिखें। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि जिला परिषद के 3 कार्य कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जिला परिषद के 3 कार्य कुछ इस प्रकार से हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे। रोमन नंबर 1 में आपको लिखना होगा कि जिला के अंतर्गत आने वाले शहर अंचलों में साफ सफाई की व्यवस्था करना, यानी जिला के अंदर जितने भी शहर आते हैं तथा जितने भी अंचल आते हैं ना, उन सभी में गलियों तथा साफ सफाई करना ये किसका काज होता है। तो ये जिला परिषद का काज होता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, अर्थात सड़कों एवं गलियों के बीच में रोशनी का प्रकाश का प्रबंधन करना। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि पीने की जल की समुचित व्यवस्था करना। ये तीनों कार्य किसके थे। तो ये जिला परिषद के तीनों कार्य थे। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 12 में कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो दोस्तों, आज सभी को मालूम होगा कि लोकतंत्र को सफलता नहीं मिलने के कारण जो सबसे बड़ा कारण है वो नेता लोग हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत में लोकतंत्र के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे में जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, संप्रदायवाद, भाषावाद, योग्य एवं ईमानदार उम्मीदवारों की कमी। ये सबसे बड़ी समस्या है कि अपने पूरे भारत में कोई भी योग्य तथा ईमानदार उम्मीदवार नहीं देखने को मिलती है। दोषपूर्ण निर्वाचन व्यवस्था एवं शिक्षा का अभाव, अर्थात शिक्षा की कमी, इन सभी समस्याओं को अगर दूर करने पर ही भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन जो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा यूरोप पे राष्ट्रवाद, उसी से क्वेश्चन लिया गया है कि मेजनी कौन था। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में भी 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं कि आखिर मेजनी कौन था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था। मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन का सही जवाब मेजनी लिखेंगे आप। उसके बाद में ऐसे भी सवाल बनते हैं
कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो 1831 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो मेजनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि 1826 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया, जिससे क्या हुआ कि जर्मनी के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ, अर्थात विकास हुआ। लेकिन उसी में क्या हुआ था कि दक्षिण जर्मन के जो भी लोग थे इनका विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर युद्ध करके उनको दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1886 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के सभी क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ, किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में अगला जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम के लिए कि खूनी रविवार क्या है? हे दोस्तों, खूनी रविवार क्या है? क्वेश्चन का जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पे बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और हजारों मजदूर घायल हुए थे। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार फिर से हम आप सभी को बता देते हैं कि खूनी रविवार क्या है। दोस्तों, बात है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, जब रूस के जितने भी जनता थे ना, वो एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। जार के महल की ओर का मतलब क्या होता है कि रूस में जो भी सम्राट हुआ करते थे ना, उनको जार कहा जाता था। अर्थात रूस के सम्राट के महल की ओर जितने भी रूस के जनता थे वो एक प्रार्थना पत्र को लेकर जा रहे थे। तो रूस के सम्राट के सेनाओं को ऐसा लगा, अर्थात जार के सेनाओं को ऐसा लगा कि वे सभी उनका विरोधी कर रहे हैं, विरोध बनकर खड़े हुए हैं। तो उनके सेनाओं ने बिना सोचे समझे उन पर लगातार बर्बरतापूर्वक या निष्ठुरतापूर्वक उन पर गोलियां की बारिश कर दी। अब निश्चित है कि जब गोलियों की बारिश जब किया जाएगा मजदूर या कोई भी व्यक्ति पर, ठीक है, तो निश्चित है कि उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घायल होंगे। तो यही घटना कुछ इस प्रकार से वहाँ पर भी हुआ था, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार सवाल है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। दोस्तों, कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांत कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत में मेघुआ शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब इसमें से कौन कौन सिद्धांत है आप रोमन नंबर 1, 2, 3, 4 में लिखेंगे। सबसे पहले रोमन नंबर 1 में आपको लिखना होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे वर्ग विहीन राज्य विहीन का सिद्धांत। उसके बाद में आज सभी लिखेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। रोमन नंबर 4 में लिखेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का जीवन सिद्धांत। तो सबसे पहले उनका जीवनी पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वो 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, ठीक है। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, ठीक है। उसी के कारण क्या हुआ कि उन्होंने रूस में राजनीतिक एवं सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए, यानी आगे निकले। उन्होंने 1868 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम पड़ा दास कैपिटल नामक पुस्तक। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। क्वेश्चन का सही जवाब कार्ल मार्क्स लिखेंगे आप। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब किया? तो 1868 ईस्वी में किया था।
उसके बाद में ऐसे भी सवाल बनते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो मेजनी जर्मनी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल है कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देखिए, ये जो सवाल है आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो इस ऐसे सवालों का आपका जवाब आधे पन्ना में या एक पन्ना में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसान भाषा में लिखेंगे आप कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का आधिपत्य था अर्थात अधिकार था, और कंबोडिया जो था वो भारत के प्रभाव में था। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 3 ऐसे देश है, अगर तीनों देश को एक साथ मिला देंगे ना तो उसे हम लोग हिंद चीन बोलेंगे। अब ये क्या हुआ था कि वियतनाम और लाओस 2 ऐसे देश थे जिन पर चीन अधिकार कर लिया था, इन पर चीनी का अधिकार था, और कंबोडिया जो देश था वो भारत के प्रभाव में था। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। उसके बाद में अगला सवाल है लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। काफ़ी मज़ेदार सवाल है कि लेनिन ने आखिर नई आर्थिक नीति जो अपनाई थी, उन नई आर्थिक नीति का मकसद क्या था। तो क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों एवं वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। दोस्तों लेनिन के समय में रूस की जो स्थिति थी ना वो काफ़ी दयनीय हो गई थी, बेरोजगारी तथा भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और वहां के जो भी शासक थे वो सभी शासक रूस के स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं थे। फलतः 1921 की बात है कि जब लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई ना तो सभी लोगों को नई आर्थिक नीति के अनुसार सभी लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई। उस समय में क्या हुआ था कि रूस में जो रेलवे था तथा बैंक था, ठीक है, ये सभी निजीकरण हुआ करता था। तो रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, जिससे क्या हुआ कि रेलवे और बैंकों का जो भी पैसा आता था वो पूरे देश को जाता था, यानी रूस के जाता था, और चर्च की संपत्ति भी जब्त कर ली गई, जिससे क्या हुआ कि उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन के काफ़ी वृद्धि हुई। और निश्चित है कि जब वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगा तो रूस की स्थिति जो हो गया काफ़ी मजबूत हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। ये जो सवाल था पिछले वाले लेनिन वाला चैप्टर से, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से बोले जाते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लेनिन हो जाएगा। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो 1921 ईस्वी में। उसके बाद में ऐसे भी सवाल बनते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि 1921 ईस्वी में लेनिन के दौरान नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, और सन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 7 में कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच में हुआ था। ये भी सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों बात करते हैं हम लोग 1954 ईस्वी में जब जेनेवा समझौता हुआ था। अब ये जेनेवा समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, तो साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था, जिसके अनुसार क्या हुआ कि इस समझौता में ये निर्णय लिया गया कि वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक का नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम, जहां साम्यवादियों की सरकार बनी, और दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम, जहां अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी थी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सन 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता साम्यवादियों एवं अमेरिका के बीच में हुआ था, जिसके अनुसार क्या हुआ, देखिए इस समझौता में क्या हुआ था कि अमेरिका तथा साम्यवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे ना, वो वियतनाम को लेकर झगड़ रहे थे कि वियतनाम भाई मेरा अंग है, वो बोलते थे कि नहीं ये वियतनाम मेरे पक्ष में है, ये मेरा हो गया। तो इसी बातों को लेकर एक पंचायती के तौर पे एक समझौता हुआ, जिसका नाम पड़ा जेनेवा समझौता। तो ये जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच, तो साम्यवादियों एवं अमेरिका के बीच में हुआ था। तो इस समझौता में निर्णय लिया गया कि जो वियतनाम है जिस पे ये दोनों पार्टी लड़ रहे हैं, ये वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक का नाम दिया जाएगा उत्तरी वियतनाम, जहाँ पे साम्यवादियों की सरकार बनेगी, और दूसरा का नाम दिया जाएगा दक्षिण वियतनाम, जहाँ पे अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी थी। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी मज़ेदार है, सुनते ही आप सभी को याद हो जाएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। दोस्तों हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, काफ़ी सिंपल सवाल है।
क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती है। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए हो ची मिन्ह मार्ग जो है हो ची मिन्ह के द्वारा ही बनाया गया था। हो ची मिन्ह मार्ग यानी हो ची मिन्ह मार्ग का एक रास्ता जो एक भूल भुलैया था जो लाओस कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिसमें क्या हुआ था कि इसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका युद्ध करने के बहाने इसे बार बार तोड़ देता था, अर्थात नष्ट कर देता था। किसको? तो हो ची मिन्ह मार्ग को। किंतु वियतनामी इतने तेज बुद्धि के लोग थे कि वो तुरंत इसकी मरम्मत कर रहे थे। जितना वो तोड़ता था उतना ये तुरंत बना लेते थे। ठीक है, इस प्रकार अमेरिका को लगा कि ये तीन तरफा युद्ध में वो नहीं जीत पाएगा, तो अमेरिका ने तीन तरफा युद्ध में फंसकर उनको वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद में अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, अर्थात आप सभी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जानकारी देनी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की आर्थिक दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज क्या कर रहे थे कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी जो यहाँ के हम खुद हैं, तो यही मोतिहारी की बात है यानी पूर्वी चंपारण की, कि अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। देखिए नील की खेती कराने से क्या होता है कि वहाँ पे जो भी मिट्टी में अगर नील की खेती की जाती है ना, वो मिट्टी बंजर हो जाती है। तो नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर मकान बागान मालिक ने लगान में भी काफ़ी वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी 1927 में चंपारण पहुँचे और चंपारण पहुँचकर उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। तो हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बता दिए हैं सोशल साइंस का ऐसे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।